Hello everyone, this is Dipali Pandey. I welcome you all on my channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टिविटी का इफेक्ट क्या पड़ता है कंडक्टर्स पे, सेमी कंडक्टर्स पे और इंसुलेटर्स पे। इसके अलावा हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेजिस्टिविटी पे। जो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे बच्चों। रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ। रेजिस्टेंस एक ऑब्स्टेकल होती है, एक ऐसी ऑब्स्टेकल जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का क्या करती है, अपोज करती है। अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रही है तो रेजिस्टेंस इधर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर अपना अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप जब कोई भी सर्किट बना रहे हो तो आप क्या करो कि भाई रेजिस्टेंस घट जाए या बढ़ जाए। तो देखिए किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन दी लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस बच्चों, ये आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जहां पर R रेजिस्टेंस है और L क्या है, लेंथ है किसी कंडक्टर की, ठीक है बच्चों। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हम दो कंडक्टर ले, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कंडक्टर ये लिया, कंडक्टर का मतलब है वायर, ठीक है। तो एक कंडक्टर मैंने ये लिया और एक कंडक्टर मैंने ये लिया बच्चों। ये दो कंडक्टर मैंने ले लिए जिनकी थिकनेस क्या है, थिकनेस इज सेम बट इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में फर्क है। ये वाला लेंथ जो है ये ज़्यादा है, इसकी लेंथ क्या है, कम है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जिस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिस कंडक्टर की लेंथ कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स, नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ दी वायर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं मानूं ये कोई वायर है, जैसे ये कोई वायर है तो उसकी ये वाली जो विड्थ होती है, ये जो थिकनेस होती है ना, ये कहलाती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साफ सा मीनिंग है, ये कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैंने लिखा नहीं है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मैंने दो कंडक्टर ले लिए जिनकी लेंथ क्या है, सेम है। ये देखो मैंने दो कंडक्टर लिए, इन दोनों कंडक्टर की लेंथ क्या है, सेम है। बट ये वाला जो कंडक्टर है इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मैं दोनों में देखूं तो ये वाला जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चों, कम है। तो जाहिर सी बात है इसमें किसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा, इसमें उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जिसकी थिकनेस कम होगी। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो सेकंड जो कंडक्टर है जिसकी थिकनेस कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ऑब्स्टेकल ज़्यादा है, यानी कि ये वाला जो कंडक्टर होगा दिस विल नॉट बी अ गुड कंडक्टर अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें तो। फाइन, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला दें, अगर हम कंबाइन कर दें इक्वेशन, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, सोचो। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो R है, ठीक है, राइट हैंड साइड एक में इक्वेशन 1 में L है, इक्वेशन 2 में क्या है, A है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो आई कैन राइट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A।
ठीक है, यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, दिस इज द रूल। आपको याद रखना है कि हमें हमेशा इसको हटा करके ना एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहां पर क्या कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट होगा रो L अपॉन ए। ठीक है, तो ये जो रो है बच्चों, यहां पर जो रो है, रो इज अ कांस्टेंट, रो एक कांस्टेंट है, रो बोलते हैं इसको RHO, रो। ठीक है, हिंदी वाला रो नहीं है ये। रो इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे हमें एक नया टर्म मिल गया है रो। ठीक है, तो रो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। बच्चों भूलना नहीं है, रो एक कांस्टेंट है जो कि आप देख सकते हो रेजिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रो को पाया है, रो को हमने इस तरीके से डिराइव किया है। रो आया कहाँ से, इस तरीके से आया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से देख लो कि भाई रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमें दो कंडक्टर दिए हैं, अगर एक की लेंथ जो है L1 है, इसकी लेंथ मान लिया L2 है, तो इसमें गुड कंडक्टर कौन सा है, जिसका रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम किसका है, पहले वाले का, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो जिसकी लेंथ कम उसका रेजिस्टेंस कम, तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी। दूसरे वाले में जिसकी थिकनेस ज़्यादा है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम, यानी कि ये वाला पहला कंडक्टर, तो ये गुड कंडक्टर होगा। हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो टुगेदर हमें एक स्टेटमेंट मिला, और हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया तो हमें एक दूसरा कांस्टेंट मिला जो कि रो कहलाता है। और रो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है अब, जो कि कहलाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। फाइन, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ अब हमें एक नया टर्म मिल गया है रो। ओके, तो ज़्यादा रोना नहीं है, सिर्फ रो पर ध्यान दीजिए, भाई रो है क्या और रो को हमें डिफाइन कैसे करना है। तो हमें रोना नहीं है, हमें एफर्ट्स करने हैं। अगर हम रोएंगे तो फिर काम नहीं होगा, इसलिए रोना नहीं है। ठीक है, बहुत समय है अभी भी पढ़ाई के लिए, तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। नाउ अब इसके आगे मैं अगला हेडिंग डालती हूँ, विच इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को मुझे शो करना है रो से, और मैंने अभी डिराइव किया है कि R होता है रो L अपॉन ए के। यहाँ से मैं अगर रो का फॉर्मूला निकालूँ तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगी एंड L जो होगा वो नीचे आएगा, तो RA अपॉन L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, नाउ यहाँ से बच्चों अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैम आपने रो पढ़ा दिया, आपने ये बताया कि भाई रो एक कांस्टेंट है, बट अगर हमें ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि बच्चों रेजिस्टिविटी को आप डिस्क्राइब कीजिए, तो मैम हमें क्या लिखना चाहिए। हैव पेशेंस, आई एम टेलिंग यू, आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर दैट टॉपिक। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, मुझे ना कुछ कंडीशंस क्रिएट करनी होंगी जिससे मैं रो को अच्छे से डिफाइन कर पाऊँ। वैसे तो मुझे पता है कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। भाई रेजिस्टिविटी एक मटेरियल पे डिपेंड करती है। जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो होने का अपोज करती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। हम रेजिस्टेंस को बड़ा घटा भी कर सकते हैं, ठीक है, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पर। रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चों किसी भी सेम मटेरियल की सेम ही रहती है। फाइन, जैसे अगर आपको कॉपर का वायर दे दिया, ठीक है, आपको कॉपर के 2 वायर दे दिए, अगर आपसे कोई पूछे भाई इनमें रेजिस्टिविटी में क्या कुछ अंतर होगा, तो आपको ये बोलना है नहीं, क्योंकि ये दोनों वायर कॉपर के हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है ना वो किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम बड़ा घटा सकते हैं। रेजिस्टेंस को बढ़ाने घटाने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जो कि कहलाती है रियोस्टेट। रियोस्टेट को हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है
ये जब भी हम कोई सर्किट बना रहे हैं, हमें कुछ भी प्रूफ करना है, हमें मान लो ओम्स लॉ ही प्रूफ करना है, तो हमें सर्किट में ना एक अलग सा हमें एक कंपोनेंट ऐड करना होता है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। उसमें ना एक स्लाइडर जैसा होता है, उसको हम स्लाइड करके नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ कॉइल्स घटा सकते हैं। तो जिस तरीके से हम उसकी लेंथ को बड़ा घटा करके हम उसका रेजिस्टेंस भी क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरीके से बनाते हैं या फिर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, नाउ चलो कम बैक टू द टॉपिक। हमें डिस्क्राइब करना है रेजिस्टिविटी को। तो इसके लिए मैं कंडीशन ये ले रही हूँ कि मान लिया कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, वो R के बराबर होगी। मैंने इसको 1 लिख दिया, मैंने इसको 1 लिख दिया, तो 1/1 तो 1 ही होता है, तो बचा क्या R। तो रो इज इक्वल टू R, यानी कि मैं परिभाषा लिख सकती हूँ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस if area of cross section of the wire is 1 meter square and its length is also 1 meter। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। बट लिखने में जैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो कि भाई मैम ने ये लिखा कैसे है, तो आप ना इसको रटते ही रह जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको समझा दूं भाई कैसे याद करना, तो चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। ये बोल दिया आपने, क्या बोला, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस if area of cross section of the conductor is 1 meter square and its length is also 1 meter। है ना सिंपल। चलो, अब हमें यहाँ से तो परिभाषा मिल गई रेजिस्टिविटी की। अब हम इसकी यूनिट भी देख लेते हैं कि भाई इसकी यूनिट क्या है। यूनिट के लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूले में आपको सबकी यूनिट पुट करनी है। जैसे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है RA/L, तो R की यूनिट होती है ओमेगा मतलब ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ होती है मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सो यहाँ पर हमें यूनिट मिल गई ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ओके, यहाँ तक का जो टॉपिक है, इसमें अगर कोई डाउट लग रहा है तो मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछना। ठीक है, इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई अब आप बताइए कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कैसी होती है और सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, इंसुलेटर्स की क्या होती है रेजिस्टिविटी। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसी भी कंडक्टर की क्या है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो कंडक्टर्स की होती है वो लो होती है। ठीक है, लगभग 10⁻⁻6 के पास होती है। ठीक है, उससे कम भी हो सकती है। रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर्स की जो होती है वो लो होती है। रेजिस्टिविटी जो सेमी कंडक्टर्स की होती है वो हाई होती है कंडक्टर्स के कंपैरिजन में, और रेजिस्टिविटी जो इंसुलेटर्स की होती है वो वेरी हाई होती है, लगभग 10⁻12 अराउंड। ठीक है, तो इतना ही याद करो। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, देखो रेजिस्टिविटी पे जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। मतलब आप बोल दो बच्चों कि थोड़े ट्रिक टाइप के होते हैं, थोड़े लेंदी, थोड़े कैलकुलेटिव टाइप के होते हैं। बट यस, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया है, तो आई नो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। अ वायर, आप लोग भी मेरे साथ लिख लो क्वेश्चन। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ohm is folded once in a way that
its length becomes half of its original length. Find the new resistance of the wire. दिस इज़ अ प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम सेज, ये प्रॉब्लम क्या कहती है कि भाई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम है, उसको फोल्ड कर दिया वंस इन अ वे दैट इट्स लेंथ बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. तो बच्चों पहले ना डायग्राम बना करके मेरा ये मानना है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में डायग्राम बना के लेवलिंग कर लेनी चाहिए जिससे हमें बाद में कोई डाउट ना हो. ठीक है, तो देखो मैं कैसे करती हूँ, आप ये देख लो. मैंने मान लिया ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, L है. ठीक है, इनिशियल लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R है. मैंने सारा लेबलिंग कर लिया. अब मैंने माना क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 40 ओम दिया है, इसका मतलब है R कितना है, 40 ओम है. ठीक है, उसको फोल्ड किया हमने. फोल्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है लेंथ हाफ हो जाएगी ना. सोचो डबल तो नहीं होगी. मैं इसको फोल्ड कर दूं तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वायर को फोल्ड कर दिया तो इसकी लेंथ जो हो गई वो हो गई L/2. ठीक है, इसकी लेंथ L/2 हो गई और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2A. ठीक है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो रो ही रहेगी क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल. तो रेजिस्टिविटी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं लेंथ 1/3 कर रही हूँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको. नाउ मैंने मान लिया, मैंने फॉर्मूला लगाया इसमें R = ρL/A. R की जगह पे मैंने रख दिया 40 = ρL/A. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई बच्चों. अब नंबर 2 इक्वेशन पे हम अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस जाएंगे. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या बोलता है कि हमें नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है. हमें यहाँ पे साफ लिखा है फाइंड न्यू रेजिस्टेंस. तो मैंने मान लिया नया रेजिस्टेंस जो है वो हो गया R'. ठीक है, मैंने R' मान लिया नया रेजिस्टेंस है. ठीक है, R' रो तो सेम रहने वाला है बच्चों, रो तो चेंज नहीं होगा. जो लेंथ है ना उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, L/2. L अच्छे से बना देते हैं और एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2A. देखो नाउ थोड़ा कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में यही हो जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर ले आओ और फिर इसकी जगह पे आप 40 पुट कर दो. जैसे देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ρL/2 2 जा 4A. देखो यहाँ पर ρL/A जैसे एक टर्म आ रहा है, ρL/A की वैल्यू कितनी है, 40. सो मैं 40/4 कर देती हूँ तो रेजिस्टेंस हो गया 10. यानी कि जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो होगा 10. है ना सिंपल. मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में. चलो अब इसको कर लो, अगर समझ में नहीं आए तो बताना और इस तरीके के और भी क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा ही आते हैं कि भाई अगर हमने किसी कंडक्टर की लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो बताओ उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा. अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों ये पूछ लेते कि उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा तो तब क्या लिखते, अरे भैया तब तो यही लिखते ना कि रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी पे तो फर्क नहीं पड़ता ना मटेरियल का, है ना. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम. क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 5 किलोमीटर एंड diameter 4 millimeter if
the resistivity of the wire is 2.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Now this is your question, this is your next question. अब यहाँ पर ये बोला है कि बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उस आंसर में या सोल्यूशन में हम लिखेंगे भाई रेजिस्टेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेंथ जो है वो बच्चों 5 किलोमीटर दी हुई है, तो एमकेएस सिस्टम लगाएंगे आप। एमकेएस सिस्टम क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब लेंथ मीटर में होनी चाहिए, मास किलोग्राम में होना चाहिए और टाइम सेकेंड में होना चाहिए। तो 5000 मीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर डायमीटर यानी कि 2r दे रखा है, रेडियस का डबल 4 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो r कितना आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। देखो मैंने 2 से 4 को कट कर दिया है, ठीक है। नाउ यस दिस इज द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी मैंने लिख दिया है यहाँ पे 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। इतना हमारे पास मटेरियल, भाई इसकी क्या सब्जी बनाए मैम। चलो आर निकालना है। आर निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला जो अवेलेबल है वो है बच्चों R इक्वल टू ρl अपॉन ए। ए जो है वो किसी वायर का क्या होता है, ये वाला, तो इसका एरिया क्या होता है भाई पाई स्क्वायर, सर्कल है ये, है ना, सर्कल है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ तो रो की जगह पर मुझे लिखना है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8। लेंथ में अगर लिखूँ तो 5000। एरिया क्या हुआ भाई पाई स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर मतलब 3.14 r मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। दिस इज क्लियर, फाइन, ओके। नाउ 2.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू, मैं इसको बच्चों 5 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 5000 को 5 इंटू 10 टू द पावर 3 तो लिखा जा सकता है ना। चलो 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 10 की पावर -3 का स्क्वायर कितना होगा -6। ये देखो -6 से -8 कट सकता है, तो ऊपर बचेगा -2। तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 में से 2 गया 1 इंटू 5 अपॉन 3.14 इंटू 4, ठीक है। ये हो गया 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 अपॉन, भाई 10 से मैंने 2.7 को मल्टीप्लाई किया तो 27 हो गया। 27 इंटू 5 अपॉन 3.14 इंटू 4, ये पॉइंट हटा के बच्चों मैंने 500 कर दिया ऊपर, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट से पहले डेसिमल था इसलिए मैंने 2 जीरो ऊपर लगा दिए हैं। नाउ ये मैंने 4 से अगर मैं इसको कट करूंगी तो 125 आएगा, आप लोग कट करके देख लो 125 आएगा। नाउ 27 और 125 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 की 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे हिसाब से 3375 आ रहा है। तो 3375 को हमें डिवाइड करना है 314 से, तो हम इसको 314 से डिवाइड कर देते हैं। 314 1 जा 314 होता है, 7 में से 4 गया 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 और 5 ले आए। अब 314 जाहिर सी बात है 235 में तो नहीं जाएगा, 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 314 का टेबल 2350 में मुझे मेरे हिसाब से 7 टाइम्स तो जाएगा ही, 2198 8 टाइम्स करके देख लेते हैं। नहीं 8 टाइम्स नहीं जाएगा, 7 टाइम्स ही जाएगा, तो 2198। तो आंसर आना चाहिए लगभग 1.7, ठीक है। 1.7 ये है क्या, हमने क्या कैलकुलेट किया, रेजिस्टेंस ना, तो रेजिस्टेंस यानी कि ओम। सो दिस इज द आंसर। और ये जो रफ वर्क है ना बच्चों, मेरी तरह ये पेपर में भैया गंदी आदतें मत डालना, मेरी तरह ये रफ वर्क एक साइड में मत कर देना, इसके लिए अलग से करना है इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
चलो, बोर तो नहीं हो रहे हो ना मेरी क्लास में भाई? मुझे बता देना अगर बोर हो रहे हो तो भी बता देना कि मैम आपको थोड़ा ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी क्लास में, ठीक है? लेकिन बोर मत होना भाई, सोना मत मेरी क्लास में। ओके, तो शायद एक आध क्वेश्चन और करना चाहोगे, तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, फिर हम यहाँ का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे आज। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस? अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर दिस एंड लेंथ दिस, अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर दिस एंड लेंथ दिस। तो बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे बताना है कि किसका लेस रेजिस्टेंस है। दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों कॉपर वायर हैं, दोनों ही कॉपर वायर हैं, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है? अच्छा, तो पहले वाले का जो डायमीटर है यानी कि 2 इंटू रेडियस है, 2r1 ले लेते हैं उसको, 0.05 सेंटीमीटर है। लेंथ भी सेंटीमीटर में दी हुई है और डायमीटर भी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हम लोग यहाँ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? तो r1 हो गया यहाँ पर बच्चों 0.05 सेंटीमीटर अपॉन 2। फाइन, इसको मैं हटा दूँ ना तो मतलब मैं लिख सकती हूँ 5/200 सेंटीमीटर। नाउ एरिया निकालने के लिए मुझे निकालना है पाई r1 स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू 5/200 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है? नाउ बच्चों इसके बाद मुझे इसको सॉल्व करना है। 25 अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 0 आएंगे। ये पॉइंट हटाकर मैंने 2 0 और लगा दिया नीचे। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे निकालना है रेजिस्टेंस। तो R1 जो हो गया मैंने मान लिया पहले वाले का रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। तो रो तो सेम ही रहना है। L1 लेंथ कितनी है इस वायर की? 0.05 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10 लिख दिया यहाँ पर। और A1 की जगह पे मैंने 314 इंटू 25 और ये वाली वैल्यू ये चले जाएगी ऊपर इस तरीके से, ठीक है? नाउ ये तो हो गया हमारा नंबर 1 केस। नंबर 2 केस में देख लेते हैं। कॉपर वायर ऑफ डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर यानी कि 2r2 दे रखी है 0.50 सेंटीमीटर, यानी कि r2 दे रखा है 0.50 अपॉन 2, ठीक है? ये पॉइंट हटाया तो 2 0 लगाया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/4 सेंटीमीटर, ये r2 हो गया, ठीक है? ये R2 हो गया है। नाउ मुझे निकालना है A2 के लिए पाई R2 स्क्वायर। तो A2 जो है 3.14, R2 मतलब 1/4 का होल स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू 1/16 हो गया हमारा A2, ठीक है? नाउ मुझे लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, सेम लेंथ दी हुई है, तो L2 दे दिया इन्होंने 10 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना है R2 निकालने का फॉर्मूला है रो L2 अपॉन A2। तो रो तो सेम ही रहना है, L2 मतलब 10 अपॉन A2 मीन्स 3.14 इंटू 1 एंड इंटू 16। तो देखो अगर R1 और R2 की कंपैरिजन की जाए बच्चों, तो मैं अगर इसको कट कर दूँ तो 25 बन जाए, 25 होता है, 15 बचेगा, 150 हो जाएगा। 150 जो होता है 25 6 या 150 होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। बाकी अगर मैं सारी वैल्यू देखूँ तो 16 1 2 3 4 और एक ये 5 1 2 3 4 5 रो अपॉन 314। अब देखो यहीं से अंदाजा लगा लो कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 0 लगा दो। R2 की वैल्यू आ गई रो
10 1600 अपॉन 314, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 314। न्यूमेरेटर से हम लोग पहचान करेंगे कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। देखो इसके न्यूमेरेटर में 16 के बाद 1 2 3 4 5 0 हैं, इसके न्यूमेरेटर में होंगे 16 के बाद 1 2 3 ये, तो जाहिर सी बात है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करके बता देंगे आंसर कि भाई जो वायर 1 है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, लेंथ दोनों कंडक्टर की सेम है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर दे सकते हो। तो बच्चों ये था आज का हमारा वीडियो, आज का सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया और आपने कुछ सीखा है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।